दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि आगामी आने वाले टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इसके आगे का भाग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से कुलीन के साथ रजिया निकट थी, यानी रजिया का निकट का संबंध था? खुवाजा, जलालुद्दीन याकूब, नासिरुद्दीन महमूद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा जलालुद्दीन याकूब। व्याख्या देख लेते हैं। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस समय के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य और सक्षम थी। जलालुद्दीन याकूब कुलीन के साथ रजिया निकट थी और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुत्थान के लिए कृषकों को सरकारी खजाने के ऋण, जिसको सुधर भी बोलते हैं, देने की प्रथा का प्रारंभ किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपका केवीएस में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या देख लेते हैं। कृषि के पुनरुत्थान के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया एवं जिसे तकापी कहा जाता था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं पर जो अभियान चले उसका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा जमुना के क्षेत्र को साफ करके किसानों को दे दिया और उन्हें कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वास्तुकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी तुगलक वास्तुकला के संबंध में देखते हैं। तुगलक वास्तुकला की एक असाधारण विशेषता ढलान नुमा दीवारें थी। यह तकनीकी ढलवा शैली या बैटर कहलाती है और यह इमारतों को शक्ति और मजबूती आभास देती है। ढलवा शैली का प्रयोग फिरोज शाह तुगलक की इमारतों में सर्वाधिक स्पष्ट है। तुगलकों ने अपनी इमारतों में आमतौर पर महंगे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सस्ते और अधिक सुप्राय स्लेटी पत्थर का उपयोग किया। ये NBS PGT 2022 में पूछा गया है। इसका उत्तर आपका C है, यानी ढलवा शैली का प्रयोग फिरोज शाह तुगलक की इमारतों में सर्वाधिक किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बेगमपुरी मस्जिद बनी, जो तुगलक कालीन वास्तुकला को दर्शाता है। तुगलक कालीन वास्तुकला ढालू दीवारें, जिन्हें बैठक कहा जाता है, दीवारें और बुर्ज मिस्र के पिरामिडों के समान है, जो अंदर की ओर झुकी हुई है और इसे सलामी पद्धति भी कहा जाता है। यह विशेषता भवन को शक्ति और सुदृढ़ता प्रदान करती है। सलामी पद्धति का प्रयोग मुख्यतः गियासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक निर्मित स्थापत्य में हुआ है। फिरोज तुगलक के भवनों में निप्रवण अथवा ढालू दीवारों का निर्माण नगण्य है। तुगलक वास्तुकला की निर्माण सामग्री सस्ता, खुरदरा, धूसर पत्थर, कंकल, बलुआ पत्थर दोनों का मिलता है। इसमें महंगे लाल बलुआ पत्थर देखने को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कौन से सुल्तान का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है B, मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे ज़्यादा विस्तृत है।
दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं को परास्त करके क्षेत्रों को वर्जित किया। इसके समय दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए। इसके अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई थी? तो वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी व्याख्या हमने ऊपर ही दे दी है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अंततः पांड्य साम्राज्य किसमें विलीन हो गया? दिल्ली की सल्तनत में, विजयनगर में, चेर में या मुगल साम्राज्य में? इसका आंसर होगा पांड्य साम्राज्य। दिल्ली की सल्तनत में जो था दिल्ली की सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मिला लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को पांड्य की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। उसने वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के मध्य चल रहे उत्तराधिकार संबंधी गृह युद्ध को सुलझाया, किंतु उसे दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जिसे भेजा था मलिक काफूर को, उसने तो ये गृह युद्ध सुलझा दिया, किंतु उसे दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। पांड्य शासक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहकर शासन करते रहे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान पांड्य राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत के वजीर के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? प्रारंभिक सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः सैन्य प्रमुख था। 14वीं शताब्दी में वजीर को राजस्व कार्यों का विशेषज्ञ माना जाने लगा। खान ए जहान एक धर्म परिवर्तित तैलंग ब्राह्मण जो फिरोज तुगलक ने अपनाया वजीर बनाया। खान ए जहान द्वितीय ने फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के उपरांत किंग मेकर की भूमिका अदा की। इसका उत्तर 1, 2, 3, 4 चारों होगा। व्याख्या देख लेते हैं। दीवान ए वजारत विभाग का वजीर कहलाता था। प्रारंभिक सल्तनत में वजीर मुख्यतः सैन्य प्रमुख था। आगे चलकर 14वीं शताब्दी में वजीर को राजस्व कार्यों का विशेषज्ञ जाने लगा। खान ए जहान मकबूल एक धर्म परिवर्तित तैलंग ब्राह्मण को फिरोज तुगलक ने अपना वजीर बनाया। खान ए जहां द्वितीय ने फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद राजा निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा की। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की अपेक्षाकृत स्थिति कमजोर थी शुरुआत में, मगर धीरे धीरे यह मजबूत होकर एक बड़े क्षेत्र का निर्माण किया। इनके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने वाले सबसे पहले राज्यों में से एक थे? जौनपुर, गुजरात, बंगाल और मालवा। तो इसका उत्तर होगा जौनपुर। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता का दावा करने वाले सबसे पहले राज्यों में से जौनपुर था। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया था। यानी जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौना खान की याद में मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खान था। एवं बाद में 1393-94 में मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी साम्राज्य राज्य की स्थापना की। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने इसे मलिक उस सर्क को ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में करवाई गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। नेक्स्ट, दिल्ली की कुव्वत और इस्लाम मस्जिद के भीतर बनी विशाल कुतुब मीनार में मुकर्रनाब कार्बन पर बालकनियों के साथ लंबे और पतले शाफ्ट हैं। कितने हैं? 5, 4, 6, 7। तो उत्तर होंगे 5।
देखिए अब आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल डीपली पूछ रहा हूँ, इसलिए कोई भी आप किसी का भी अध्ययन कीजिए, उसको विस्तार से पूरा डिटेल में पहले पढ़ लीजिए उसके अंदर क्या है। जैसे पहले पूछता था कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बता देंगे। अब इसमें डिटेल में पूछा है मुकर नाम कार्बन में बाल्टियों के साथ संख्या कितनी थी, तो आप जब डिटेल पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे 5। चलिए दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के भीतर बने विशाल कुतुब मीनार में मुकर नाम कार्बन पर बाल्टियों के साथ 5 लंबे और पतले शाफ्ट हैं। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बसाए गए सबसे पहले शहर मेहरौली में स्थित है। यह मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई है। यानी जो कुतुब मीनार है ऐबक ने भी बनाया था, तीसरी मंजिल फिरोज शाह ने तीसरी मस्जिद इल्तुतमिश बनाया, 5वीं शायद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुब मीनार के बनवाने में किन किन तुगलक शासकों का योगदान है, तो ये तीनों आप बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह और सैनिक कार्यों को अलग कर उनकी शक्ति को काफ़ी कमजोर कर दिया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह एवं सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तुगलक ने भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार को नियुक्त किया था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है दौलताबाद को क्यों चुना गया? इसमें चीनी तोप थी, यह भारत के केंद्र में पड़ता था, यह एक सूक्ष्म क्षेत्र में पड़ता था, यह केंद्रीय रूप से स्थित था और यह पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त था। तो ये डी ही इसका उत्तर सही होगा। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सी नीतियाँ अपनाई थी लेकिन कोई भी उसकी नीति सफल नहीं हो पाई, विद्वान बहुत अधिक था ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने नया गैरिसन शहर बनाने के लिए दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक गोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। दौलताबाद केंद्रीय रूप में स्थित था और पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ और यह पूर्व में बंगाल और दक्षिण भारत में माबर एवं पश्चिम में सिविस्तान तथा उत्तर में कलानौर तक विस्तृत था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ था, तो आप बता दीजिएगा। पूर्व में बंगाल, दक्षिण भारत में माबर, पश्चिम में सिविस्तान और उत्तर में कलानौर तक था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को निम्नलिखित में से किस बात का श्रेय दिया जाता है? दौलताबाद का संस्थापक, चीनी वास्तुकला के रूपों का उपयोग करना, पेपर मुद्रा जारी करना। दौलताबाद का संस्थापक और पेपर मुद्रा जारी करना, तो इसका मुख्य होगा आपका दौलताबाद की स्थापना, दौलताबाद नई राजधानी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत युग के गया के सूर्य मंदिर में किस सुल्तान का 2 बार उल्लेख मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी का, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, मोहम्मद तुगलक का, फिरोज तुगलक का। तो आंसर होगा फिरोज तुगलक का। व्याख्या देखते हैं। सल्तनत युग के गया के सूर्य मंदिर में संस्कृत शिलालेख में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख मिलता है।
जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा था दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश में। सुल्तानों के काल में किसने इक्ता पद्धति को आरंभ किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो उत्तर होगा इल्तुतमिश। व्याख्या देख लेते हैं। इक्ता की प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने शुरू की थी। यह नगद वेतन के बदले भूमि के रूप में राजस्व प्रदान किया जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। उसने जो सैनिक प्रशासन अपने सुधारे थे, बाजार नियंत्रण जो किया था, तो उसमें सैनिकों को इक्ता न देकर नगद वेतन दिया जाता था। इक्ता का मतलब क्या है? अभी ऊपर हमने पढ़ा था, भूमि के बदले में राजस्व दिया जाता था। इक्ता की प्रशासनिक व्यवस्था शुरुआत इसने की थी और यह नगद वेतन के बदले भूमि के रूप में राजस्व प्रदान किया जाता था। प्रशासनिक अनुदान एवं जागीर, नगद वेतन के बदले अमुक प्रदेश को राजस्व के रूप में नियोजित करना। पुरस्कार या पेंशन के रूप में भूमि को नियोजित करना। तो ये आपका बी होगा, नगद वेतन के बदले अमुक प्रदेश को, यानी जो प्रदेश को इक्ता दिया जाएगा उसको राजस्व के रूप में उसे नियोजित करना। जलालुद्दीन खिलजी ने खुद को कहाँ ताज पहनाया? नागौरी में, मेरठ में, कारा में, कोलूगढ़ी में। तो उसका उत्तर होगा कोलूगढ़ी में, डी। व्याख्या देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने जून 1290 में कैक्युवाद द्वारा बनवाए गए अपूर्व किलोखरी या कैलूगढ़ी के महल में अपना राज्याभिषेक ताज करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने यह वर्णन किया है कि वह सुल्तान के चरणों में गिर गया और सुल्तान ने उसे बेटे के रूप में मानते हुए उसे गले लगा लिया, उसकी आंखों और गाल को चूमा और उसे अपने चाचा के प्यार पर संदेह करने के लिए झिड़की दी? अलबरूनी, बर्नी, लूमपाल और अमीर खुसरो। तो बर्नी ने वर्णन किया। व्याख्या देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह वर्णन किया, वह सुल्तान के चरणों में गिर गया और सुल्तान ने उसे बेटे के रूप में मानते हुए उसे गले लगा लिए, उसकी आंखों गाल को चूमा और उसे अपने चाचा के प्यार पर संदेह करने के लिए झिड़की दी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम इतिहास द्वारा किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? मलिक काफूर को, उगुल खां, नुसरत खां और कुबलई खां। इसका उत्तर होगा मलिक काफूर को। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के रूप के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1000 दिनारी में खरीदा गया था। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और उसने दक्षिण के अभियानों का प्रमुख नेतृत्वकर्ता मलिक काफूर था, उसके दक्षिण का, और मंगोल आक्रमण के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। किस शासक ने हौज खास को साफ किया और वहां एक मदरसा बनवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास को साफ किया और वहां एक मदरसा का निर्माण करवाया। हौज खास किले को अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। वहां पर एक जलाशय का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किस वर्गों में विभाजित किया? रविती को, गैर रविती, दर्त, राज एवं कुमास, योमिया, वाक सालाना। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका केवल उत्तर पहला होगा। रविती को गैर रविती। व्याख्या देख लेते हैं। फिरोज शाह के समय शाही कारखानों की संख्या 36 थी।
इसने कारखानों को दो भागों में विभाजित किया, रबती और गैर रबती। रबती को शासन का संरक्षण प्राप्त था, जबकि गैर रबती स्वतंत्र रूप से था। अगला क्वेश्चन है, खिलजियों के सत्ता में आने को किस रूप में जाना जाता है? खिलजी साम्राज्यवाद, खिलजी तख्तापलट, खिलजी बहार, खिलजी क्रांति। तो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। खिलजियों को सत्ता में आने को खिलजी क्रांति कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक था, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। दिल्ली पर मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की थी। जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार था? मोहम्मद बिन तुगलक, शमसुद्दीन, अलाउद्दीन। जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। व्याख्या देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में एक सम्राट परिवार में हुआ था। इनके पिता सुल्तान बलबन के शासन काल में एक उच्च पदाधिकारी थे। जियाउद्दीन बर्नी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सलाहकार थे। तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था। उसने कीमतों पर नियंत्रण के लिए टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे, तांबा और पीतल के थे। बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को समर्पित करते हुए तारीख फिरोज शाही की रचना की। नेक्स्ट है, किसने दीवान ए इंसा का नेतृत्व किया? आमिर दाद, सद्र ए जहां, सद्र दाबिर ए खास। तो उत्तर होगा दाबिर ए खास। दिल्ली सल्तनत के समय पत्र व्यवहार के कार्य के लिए सुल्तानों ने एक विभाग स्थापित किया, जिसे दीवान ए इंसा कहा जाता था। जिसका संचालन दाबिर ए मुबालिक या दाबिर ए खास के माध्यम से किया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरों की कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल में निजी बाजारों को सरकार संचालित बाजारों को बदल दिया गया था? मामलुक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश। तो हम सभी जानते हैं खिलजी वंश में ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण में बहुत परिवर्तन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के चित्तौड़ विजय के बाद बाजार व्यवस्था लागू किया। ये भी पूछता है किस विजय के बाद उसने बाजार व्यवस्था लागू की? तो चित्तौड़ विजय। इसका विस्तृत वर्णन बर्नी की तारीख के फिरोज शाही में मिलता है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया तथा सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। नियंत्रित व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहना-ए-मंडी यानी बाजार का दरोगा, सराय-ए-अदल, वरीद और मुन्नीस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारी की नियुक्ति की गई? सहना-ए-मंडी, वरीद और मुन्नीस, शेर-ए-अदल। निम्न कूट में सही का उत्तर चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा तीनों, सहना-ए-मंडी, वरीद-ए-मुन्नीस, शेर-ए-अदल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दिल्ली सुल्तानों के सैन्य संगठन के संदर्भ में सही है?
प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों ने अपने तुर्की सिपाहियों को दोआब के कई गांव उनके वेतन का प्रदान करने के लिए दिए। बलबन ने इन संपत्तियों के पुनर्ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने आदेश को बदलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आदेश द्वारा इन संपत्तियों को खारिज कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने अपने सिपाहियों को पूर्ण रूप से नकद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। तो इसका उत्तर आपका पूरा होगा, 1 2 3 4 चारों होगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों ने अपने सेनाओं के ज़्यादातर सैनिकों को इक्ता के रूप में वेतन देना प्रारंभ करते थे। प्रारंभिक जो तुर्क थे वे इक्ता दोआब क्षेत्र में दिए जाते थे। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने विभिन्न इलाकों में सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। बलबन ने इन इक्ताओं पर नियंत्रण की कोशिश की, किंतु बाद में कदम वापस खींच लिए। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने सिपाहियों को नकद वेतन देना शुरू किया तथा दिए गए इक्ताओं को उन्हें रद्द कर उन्हें खालसा भूमि में मिला लिया गया। सुल्तानों के काल में भूमापन के लिए एक शब्द का प्रयोग होता था जिसे क्या कहते थे? किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी, मसाहत और गाजी। सुल्तानों के काल में भूमि मापन के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। भूमि की पैमाइश की गई और इसके क्षेत्र को विकसित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूमि राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी? दौलताबाद को ही देवगिरी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर के निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली के देवगिरी को राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने दिल्ली के दौलताबाद अपनी राजधानी हस्तांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1221 में जलालुद्दीन मंकबरनी भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ धमका और सिंध तक पहुंच गया। वह कौन था? ख्वाजिम के शाह का पुत्र, चंगेज खां का बड़ा पुत्र, हजारा राजकुमार और मध्य एशिया का शासक? तो ख्वाजिम के शाह का वह पुत्र था। मंगोल नेता चंगेज खां जो चीनी और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था ने 1221 में पर्सिया या ईरान के शासक जलालुद्दीन मुहम्मद ख्वारिज़्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया और स्वयं ख्वारिज़्म शाह समुद्र की ओर भागा और उसका पुत्र जलालुद्दीन मंकबरनी भारत की ओर भागा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में वर्णित किया? तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी या दिल्ली खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने के समय सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण हुए। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। वह दाग घोड़ों की ब्रांडिंग की व्यवस्था शुरू की और हुलिया सैनिकों की वर्णनात्मक सूची तैयार की। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया और उन्हें आवश्यक सामान खरीदने के लिए दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। बाजार नियंत्रण के लिए उसने दीवान रियासत, शाहनाए मंडी जैसे अधिकार नियुक्त किए। चित्तौड़ विजय के बाद ही चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजामात कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी
ने अपने साम्राज्य में शराब पीना, जुआ खेलना, भांग खाने, अमीरों के मेल मिलाप, वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिए। उसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि की माप करवाई एवं कर का निर्धारण किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमती और बाजारों की व्यवस्था को लेकर काफ़ी प्रशंसा की। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकद्दम, चौधरी, राय, रावत जैसे ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया और उन्हें भी सामान्य किसानों की स्थिति में ला दिया। प्राय ये मध्यस्थ वर्ग अपने ऊपर के राजस्व को किसानों पर ही डालते थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कई प्रकार के इनाम की भूमियों को निरस्त करके उन्हें राज्य के अंतर्गत खालिसा भूमि में ला दिया। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे अधिक आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुए हैं। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या बदल दिया? खिलजाबाद, अभी हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें आदिलाबाद, जलालाबाद, फिरोजाबाद दिया है, तो इसका भी उत्तर ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए। उन्होंने डाक घोड़ों की बांटने की व्यवस्था की और हुलिया की सूची तैयार की। उन्होंने एक बड़ी अस्थायी सेना बनाई, नकद वेतन दिया। उन्होंने प्रत्येक बाजार को नियंत्रित करने के लिए साहब ए रियासत नामक उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया। तो आपका ये डी सही है, व्याख्या ऊपर था ही। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका उत्तर भी अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। सल्तनत काल में खुद और मुकद्दम शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग के लिए किया जाता था, व्याख्या में हमने देखा ही। खालसा भूमि क्या होती थी? खालसा भूमि ये सीधे राज्य के नियंत्रण में जो होती थी, यानी शासन इस पर नियंत्रण करता था, तो इसका उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मध्ययुगीन आगरा की स्थापना की थी? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, 1504 ईस्वी में किया था। लोधी वंश का जो शासक था, व्याख्या देख लेते हैं। 1451 से 1526 तक दिल्ली और आगरा पर लोधी वंश का शासन रहा। आगरा की स्थापना 1504 में अफगान शासक सिकंदर लोदी ने की थी। 1506 में इसे अपने राजधानी बनाया। किस शासक ने रुपया एवं रुपया की अवधारणा पेश की थी? तो इसका उत्तर शेरशाह होगा, शेरशाह सूरी। व्यापार, वाणिज्य, संचार संसाधनों के विकास पर शेरशाह सूरी ने विशेष ध्यान दिया। इसके लिए उसने मुद्रा प्रचलन में रुपये का प्रचलन किया, जिसमें सोने, चांदी, तांबे की मुद्राएं चलाई। चांदी का रुपया जिसका भार 178 ग्रेन था और तांबे का दाम जो 38.0 ग्रेन का था, वे चांदी के सिक्के रुपयों को अमल में लाने वाला प्रथम प्रशासक थे। अरबी लिपि में शेरशाह ने अपना नाम पदवी टकसाल का नाम अंकित करवाया। ऐसे में शेरशाह का यह सुधार अस्थायी सिद्ध हुआ। चांदी के सिक्के रुपयों को अमल में लाने वाला प्रथम प्रशासक कौन था? तो इसका उत्तर शेरशाह सूरी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के मनोनीत व्यक्ति खिज खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसने सैयद के नाम से शासन किया। खिज खां पैगंबर के वंशज थे। खिज खां पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद जनजाति से संबंधित थे। खिज खां धर्मशास्त्र के एक प्रतिष्ठित विद्वान। इसका उत्तर बी होगा, खिज खां सैयद वंश के संस्थापक थे। तैमूर ने उन्हें
मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। वे अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने राजवंश का नाम सैयद वंश रखा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कूट दिया गया है, फिर सूची दिया गया है। मुहतसिब, मुतालिबा, मरकब, तलब। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। मुहसिब का शाब्दिक अर्थ है लेखी जोखी के ब्यौरे से। चलिए इसका हम मिलाते हैं। मुहतसिब, इसका उत्तर होगा 3, लेखी जोखी का ब्यौरा। मुतालिबा, इसका उत्तर होगा सरकारी खजाना। मुकर्रब तलब, स्वीकृत दावे, तलब वैतनिक दावे, यानी 3, 4, 1, 2। मुहतसिब का शाब्दिक अर्थ लेखी जोखी के ब्यौरे से है। मुतालिबा का अर्थ सरकारी खजाने से है। मुकर्रर का अर्थ है स्वीकृत दावे और तलब का अर्थ है वैतनिक दावे। अगला क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ? तो इसमें हुमायूं पराजित होता है, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट चौसा यानी गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच नामक स्थान पर जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय के कारण उसकी अव्यवस्थित सेना और भाइयों का सहयोग न मिलना था। इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई, जिसे बाद में हुमायूं ने दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया था। भिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। चौसा विजय के बाद शेरशाह ने सुल्तान आदिल यानी शेरशाह की उपाधि धारण की और द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच चौसा का युद्ध हुआ? अभी पहले ही हमने पढ़ा है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसी के साथ ये मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।